हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। द इकोनॉमिक्स क्लासरूम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम में आपको कैसा लग रहा है, अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। इन अनौपचारिक कक्षाओं में हम उन विषयों को उठाते हैं जो सरल हैं और जिन्हें विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयास से पढ़ और समझ सकता है, या उन टॉपिक्स को हम ले रहे हैं जिन्हें आपने अपनी पिछली कक्षाओं में कभी न कभी अवश्य ही पढ़ा है। यहाँ हमारा उद्देश्य आपको पाठ्य वस्तु एवं संबंधित विषय पर चर्चा करके उसे सरल करना है, जिससे आप उसे पढ़ने के लिए प्रेरित हों और आपको यह विषय अनजाना सा या नया नया न लगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अपने पाठ को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि आज आप क्या पढ़ेंगे, अर्थात अनुमान लगाइए कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। जब तक आप विचार कर रहे हैं और अनुमान लगा रहे हैं, मैं आपको महापुरुषों के कुछ कोटेशन सुनाता हूँ। महात्मा गांधी कहते हैं, गरीबी देवी अभिशाप नहीं, मानवीय सृष्टि है। एक कहावत है, गरीब रोटी खोजता है और अमीर भूख। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, गरीबी मनुष्य को बुद्धिमान बनाती। मिल्टन बोरेल कहते हैं, गरीबी अपमानजनक नहीं बल्कि इसकी भयावहता पीड़ादायक है। इस बीच आपने विचार कर लिया होगा, अनुमान लगाया होगा। यदि आपने अनुमान लगाया है कि आज हम निर्धनता पढ़ेंगे, तो आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आपको याद होगा, निर्धनता का पाठ आपने पिछली कक्षाओं में अर्थात 9th में भी पढ़ा था। यह विषय निश्चय ही सरल है, क्योंकि हम सभी ने गरीबी अपने समाज में देखी है। हम भली भांति गरीब और गरीबी से परिचित हैं। हमारी कल्पना और अनुभव में गरीब और गरीबी के अनेक चित्र हैं। तो आइए हम करते हैं शुरुआत निर्धनता के पाठ की। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय की इकाई 3। इकाई 3 है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां, और इसके अंतर्गत अध्याय 4 निर्धनता। अब बात करते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो निश्चय ही हम बता देंगे कि गरीबी या निर्धनता क्या है, निर्धन कौन है, निर्धनता क्यों होती है। इसी तरह जब हम क्रम से सोचते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें निर्धनता के कारण भी दिखने लगते हैं, और एक बार जब आपने कारण बता दिया तो आप उसका निवारण भी बताने में समर्थ होंगे। जब आप निर्धनता के निवारण की बात करेंगे तो सरकारी योजनाओं का भी जिक्र आएगा। बस यही सब तो हमें आज इस पाठ में पढ़ना है। आप जानते हैं कि समाज का एक बड़ा भाग निर्धनता से पीड़ित है। जीडीपी में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद भी भारत में निर्धनता एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान अध्याय में निर्धनता को दो रूपांतरों, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता की प्रवृत्तियों के साथ साथ कारण और उपचारात्मक उपायों को भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं निर्धनता का क्या अभिप्राय है। आप सभी जानते हैं कि औपचारिक रूप से पढ़ने के लिए हमें बुक्स भी चाहिए। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक एवं सहायक बुक प्रदर्शित की गई है। ये बुक्स अति उपयोगी एवं पढ़ाई के लिए सहयोगी साबित होंगी। मुझे विश्वास है आपने बुक का प्रबंध कर लिया होगा। आपके सिलेबस में एक और बुक है समष्टि अर्थशास्त्र, उसकी बुक का भी प्रबंध आपको करना है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। आप पूर्व में बताए गए लिंक से पूरी बुक या एक एक चैप्टर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पुनः आपको याद दिलाना आवश्यक है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से मूल पाठ को अवश्य ही 2-3 बार पढ़ें। वीडियो देखते समय लिखते भी जाएं, नोट्स भी बनाते जाएं और यथासंभव उन्हें याद भी करते जाएं, तैयार करते जाएं। अब वक्त है
आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों पर चर्चा करने का। जैसे निर्धनता क्या है, भारत में निर्धनता का आकलन कौन करता है, निर्धनता रेखा क्या है। आइए आपके विचारों को दिशा देते हैं और आपकी जिज्ञासाओं का हल खोजते हैं। हम सभी जानते हैं, निर्धनता को पहचानते हैं और अपने आसपास हमने निर्धन और निर्धनता से जुड़ी हुई चीजों को देखा है। निर्धनता का अर्थ है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन में निम्नतम आधारभूत जरूरत जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि उपलब्ध न हो। मनुष्य तब बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की स्थिति में नहीं होता, तब उसे हम गरीब कहते हैं या निर्धन कहते हैं। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक निर्धनता का अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 ईस्वी में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में निर्धनता को परिभाषित करते हुए कहा है कि निर्धनता निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है। यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके, तब उस स्थिति को निर्धनता कहते हैं। सैद्धांतिक रूप में निर्धनता की माप करने के लिए सापेक्षित एवं निरपेक्षित प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं। भारत में निर्धनता का आकलन कौन करता है, आपके मन में आता होगा। तो इसका उत्तर यह है कि योजना आयोग, जो आजकल नीति आयोग बन गया है, हर वर्ष के लिए समय समय पर निर्धनता रेखा और निर्धनता अनुपात का सर्वेक्षण करता है, जिसके सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO बड़े पैमाने पर घरेलू उपभोक्ता व्यय के सैंपल सर्वे लेकर कार्यान्वित करता है। भारत में निर्धनता की रेखा का निर्धारण कैसे होता है, यह प्रश्न भी आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा। तो हम जानते हैं, भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित करना हमेशा से ही एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। पहली बार इस तरह की निर्धनता रेखा का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया गया था, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः एक वयस्क के लिए 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को आधार बनाया गया था। मन में विचार आ रहा होगा कि निर्धनों की पहचान कैसे की जाती है, तो आइए देखते हैं। इसके दो आधार हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। इसी आधार पर निर्धनता के दो प्रमुख प्रकार हुए, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों और देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है। उसी प्रकार निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय किसी देश के आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप से है। अपनी बात सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता की चल रही थी, उसी क्रम में सापेक्ष निर्धनता यह स्पष्ट करती है कि आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है तुलनात्मक रूप से। इसे प्रायः नापने की दो विधियां हैं, लॉरेंज वक्र विधि एवं गिनी गुणांक विधि। उसी तरह से निरपेक्ष निर्धनता की अगर हम बात करते हैं, तो निरपेक्ष निर्धनता का निर्धारण करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकताओं तथा अनिवार्यताओं के आधार पर आय अथवा उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग मानदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मानदंड को हम निर्धनता रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। यानी निर्धारित किए न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं। इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। यदि इस प्रकार हमने सापेक्ष और निरपेक्ष निर्धनता को जाना है, आप समझ ही गए होंगे
कि निरपेक्ष निर्धनता, जो निर्धनता रेखा के नीचे रहते हैं उन्हें निरपेक्ष निर्धन माना जाता है। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाली न्यूनतम कैलोरी की मात्रा या न्यूनतम उपभोग स्तर द्वारा लगाया जाता है। यहाँ प्रसंगवश हम निर्धनता की श्रेणी की भी बात कर लेते हैं। श्रेणी 3 प्रकार से हैं: चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन तथा कभी निर्धन नहीं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो सदैव निर्धन रहते हैं, जैसे भूमिहीन, अनियमित मजदूर, इन्हें चिरकालिक निर्धन कहा जाता है। उसी प्रकार अल्पकालीन, जैसा शब्दार्थ है, वे व्यक्ति जो निरंतर निर्धन रहते हैं और गैर निर्धन वर्गों के बीच आते जाते रहते हैं, जैसे मौसमी मजदूर, ये श्रेणी के लोग अल्पकालीन निर्धन कहलाते हैं। कभी निर्धन नहीं, वे व्यक्ति हैं जो कभी निर्धन नहीं होते, इन्हें गैर निर्धन कहा जाता है। अब आप एक बार मन में विचार कीजिए कि अभी तक आपने क्या पढ़ा। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण, इस विषय पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में निर्धनता रेखा को परिभाषित करना हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। पहली बार इस तरह की निर्धनता रेखा का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया गया था, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः एक वयस्क के लिए 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकताओं को आधार बनाया गया था। निर्धनता की माप की अगर बात करते हैं तो भारत में निर्धनता की माप करने के लिए निरपेक्ष प्रतिमान को प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में योजना आयोग द्वारा निर्धनता का निर्धारण के संबंध में एक वैकल्पिक परिभाषा स्वीकार की गई, जिसमें आहार संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है। इस अवधारणा के अनुसार उस व्यक्ति को निर्धनता की रेखा के नीचे माना जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी व शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है। भारत में निर्धनता के तथ्य। भारत में गरीबी की श्रेणी में कौन आता है? शहरों में रहने वाले जनजातीय लोग, दलितों और मजदूर वर्ग जैसे खेतीहर मजदूर और सामान्य मजदूर अब भी बहुत गरीब हैं और भारत के सबसे गरीब वर्ग में आते हैं। भारत में ज्यादातर गरीब लोग कहाँ रहते हैं? यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता होगा। 60% गरीब बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड के राज्यों में रहते हैं। इन राज्यों के सबसे गरीब राज्य होने के कारण यह है कि 85% जनजातीय आबादी यहाँ रहती है। इसमें ज्यादातर क्षेत्र या तो बाढ़ प्रवृत्त हैं या फिर सूखे जैसी स्थितियों से जूझ रहे हैं। यह स्थितियां बहुत हद तक कृषि के कार्य में बाधा बनती हैं और कृषि पर ही यहाँ के लोगों की घरेलू आय निर्भर करती है। भारत में गरीबी बहुत ही व्यापक है, किंतु तेजी से कम हो रही है। अनुमान है कि विश्व की संपूर्ण गरीब आबादी का तीसरा हिस्सा भारत में है। 2010 में विश्व बैंक ने सूचना दी कि भारत में 32.7 लोग रोजाना 1.25 की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और 68.7% लोग रोजाना $2 से कम में गुजारा करते हैं। योजना आयोग के साल 2009-2010 के गरीबी के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 5 साल के दौरान देश में गरीबी 37.2% से घटकर 29.8% आ गई है। अभी माना जा रहा है कि भारत में लगभग 28% या 28.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। भारत में निर्धनता को अब हम चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं। नीचे एक चित्र
के रूप में एक मैप दिया गया है और उसके बाद एक ग्राफीय निरूपण दिखाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि भारत में कितनी गरीबी है और किस प्रकार से हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट जन्मी है। इसे आप चित्रों के माध्यम से समझिए कि जो चर्चा हमने की है उसके आधार पर यदि आप विचार करें तो आपके मन में निश्चित रूप से निर्धनता के कारण आने लगेंगे। एक बार आप सोच के देखिएगा कि निर्धनता क्यों होती है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, पुरानी प्रथाएं, अमीर और गरीब के बीच में बड़ी खाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, संक्रामक रोग आदि हैं। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर करता है, जो कि गरीब और गरीबी का कारण है। आमतौर पर खराब कृषि और बेरोजगारी की वजह से लोगों को भोजन में कमी से जूझना पड़ता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या भी गरीबी का कारण है। अधिक जनसंख्या का मतलब अधिक भोजन, अधिक पैसा और अधिक घर की जरूरतें। मूल सुविधाओं की कमी में गरीबी ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं। अत्यधिक अमीर और भयंकर गरीब ने अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को बड़ा कर दिया है। कुछ प्रमुख कारण जो आपने सोचे होंगे और जो यहाँ दिखाए जा रहे हैं वो लगभग समान ही होंगे, जैसे जनसंख्या का रोजगार उन्मुख ना होना, रोजगार के अवसरों में कमी होना, जाति प्रथा, कृषि पर निर्भरता, काला बाजारी, अज्ञानता, अंधविश्वास, बेरोजगारी और कृषि में तकनीकी पिछड़ापन, प्रतिकूल जलवायु इत्यादि। पाठ के अंत पर पहुंच रहे हैं। यहाँ कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो सिलेबस को भी कवर करते हैं और परीक्षा के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? आप निर्धनता की परिभाषा जानते हैं। निर्धनता की पहचान हम कई तरीके से कर सकते हैं, परंतु भारत में कैलोरी आधारित तरीका की परिभाषा दी गई है। आपको ये बताना है कि ये क्यों उपयुक्त नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं, कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि 2100 और 2400 कैलोरी एक मनुष्य जैसा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह एक संतुलन आहार के महत्व को नहीं दर्शाता। एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को केवल कैलोरी नहीं, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित परिस्थितियां, ईंधन, बिजली आदि की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह जो तरीका है उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। यह उत्तर नीचे लिखा हुआ है, इसे आप बता सकते हैं। सिलेबस को कवर करते हुए और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे और भी प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर 8 तक दिए गए हैं, उनके उत्तर भी साथ में दिए गए हैं। आप प्रश्न और उत्तर ध्यान से पढ़ें, आवश्यकता अनुसार नोट्स बना लें और उन्हें याद भी कर लें। यह इस पाठ का पार्ट 1 यानी पहला भाग था। इसका दूसरा भाग भी अभी आपको मिलेगा इसी के क्रम में, कंटिन्यूएशन में। गरीबी केवल एक इंसान की समस्या नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय समस्या है। इसे त्वरित आधार पर कुछ प्रभावी तरीकों को लागू करके सुलझाना चाहिए। सरकार द्वारा निर्धनता को हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं, हालांकि कोई भी स्पष्ट परिणाम दिखाई नहीं देता। लोग अर्थव्यवस्था, समाज और देश के चिरस्थायी और समावेशी वृद्धि के लिए गरीबी का उन्मूलन बहुत जरूरी है। गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सबको एकजुट प्रयास करने होंगे। पार्ट 2 भी देखिएगा। थैंक यू।
Make your tomorrow today.